हेलो फ्रेंड्स, मैं स्टडी 91 चैनल से नितिन गुप्ता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मेरी इच्छा कर रही थी कि मैं आपको हिंदी पढ़ाने ले चलूं, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम में हिंदी भी आ रहा है और मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, हिंदी आपकी नॉर्मल लैंग्वेज होते हुए भी आप हिंदी में अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं कर पाते हैं। तो इसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है। एक्चुअली जो हम लोग बोलते हैं ना, उससे यहाँ पे कोई मतलब नहीं होता। यहाँ हमें पढ़ना होता है हिंदी व्याकरण के बारे में, और व्याकरण के बारे में हम लोग पढ़ते नहीं है। नॉर्मल एज इट इज़ हम लोग सोचते हैं कि क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे जल्दी से, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो डिटेल से सारी चीज़ें हम बताएंगे आपको, ठीक है, हर बार की तरह इस बार भी। और आप बने रहिए हमारे साथ, ठीक है। तो आज हम अपनी शुरुआत करने जा रहे हैं एकदम बेसिक से, वर्ड रचना के बारे में, ठीक है। ये हमारा हिंदी का पहला पार्ट होगा, ठीक है। और साथ ही साथ दोस्तों, मैं आपको पार्ट वाइज डालता चलूंगा, क्योंकि कई लोगों को होता है कि उनको समझ में नहीं आता कि कौन सा पार्ट है। तो आप जानिए कि पहला पार्ट है और यहाँ से हम शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। तो बीच बीच में हफ्ते में एक दिन भी हिंदी के बारे में आपको एक दिन में एक चैप्टर कवर कर दूंगा, ठीक है। तो देखिए, पार्ट 1 है और आज हम पढ़ने जा रहे हैं वर्ड रचना के बारे में। वर्ड रचना मतलब, अगर हम बात कर रहे हैं ना कि वर्ड क्या होता है, वर्ड माने अक्षर। वर्ड को क्या बोलते हैं? अक्षर। वर्ड क्या होता है? तो देखिए, मुंह से निकलने वाली प्रत्येक सार्थक ध्वनि, यानी जब भी हम कोई सार्थक ध्वनि बोलते हैं ना, कुछ ऐसा बोले हैं जिसका कोई अर्थ हो। सार्थक माने क्या? जिसका कोई अर्थ हो। किसी भी व्यक्ति के मुख से निकलने वाली ऐसी कोई ध्वनि जिसका कोई अर्थ हो, उसे वर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं। जैसे मैंने बोला हिंदी, तो मेरे मुंह से एक वर्ड निकला हिंदी, ठीक है ना। तो उसका एक सार्थक मीनिंग भी है, तो वो क्या है? एक वर्ड है, ठीक है ना। तो ये वर्डों से मिलकर बना है हिंदी, ठीक है ना। तो वर्ड हो जाएगा। जैसे हमने ह बोला, क ख ग, ये सब क्या है? वर्ड है, ठीक है। तो मुंह से निकलने वाली प्रत्येक सार्थक ध्वनि को वर्ड कहते हैं। इसलिए ध्वनि की अभिव्यक्ति को न्यूनतम इकाई माना जाता है। ध्वनि क्या होती है दोस्तों? ध्वनि को अभिव्यक्ति, किसी से बातचीत करने का, अभिव्यक्ति करने का जो सबसे न्यूनतम, सबसे छोटी इकाई है, वो कौन सी इकाई क्या मानी जाती है? ध्वनि मानी जाती है, ठीक है। हिंदी में वर्डों की मूल संख्या 44 होती है और कुल संख्या 52 होती है, ठीक है। तो अब बात आती है दोस्तों कि मूल और कुल में क्या फ़र्क है। देखिए, मैंने पूरे के पूरे हिंदी पैटर्न में इन दो शब्दों का इस्तेमाल ज़्यादा किया हूँ, एक मूल संख्या और एक कुल संख्या। मूल संख्या माने क्या होता है? जो बेसिक होते हैं। जैसे मूल रंग कितने होते हैं? तो हमने पढ़ा है RGB, रेड ग्रीन ब्लू, ब्लू, ठीक है, 3 होते हैं RGB, ठीक है। और उनके मिलन से हम लोग 7, कुल 7 रंग होते हैं। तो रंग कुल कितने होते हैं? 7। अब मूल कितने होते हैं? 3। तो ठीक इसी तरह से यहाँ हिंदी है। और जो वर्ड हम पढ़ेंगे ना, वर्ड माने अक्षर, वर्ड माने अक्षर। जो हिंदी में अक्षर होते हैं, चाहे वो अ आ उ ऊ कुछ भी हो, चाहे वो क से लेके ग तक कुछ भी हो, ठीक है। तो ये जो वर्ड होते हैं ना, ये अगर हम मूल की बात करेंगे तो 44 और कुल की बात करेंगे तो 52। तो मैं भी आगे बताऊंगा कि आपको मूल और कुल दोनों क्यों याद रखना है, ठीक है। और बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। देखिए, आगे बात करते हैं, हिंदी के वर्णों का वर्गीकरण लेके चलते हैं कि कितने तरह से हिंदी वर्णों को हम लोग पढ़ा जाएगा। तो जिसके विभाजन को हम लोग पढ़ने वाले हैं 3 रूपों में। आपके एग्जाम में ना डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, हिंदी के कुल कितने भेद, हिंदी के वर्ड के कुल कितने भेद है, मतलब कितने आधार पर इनका वर्गीकरण किया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि इनका वर्गीकरण 3 आधार पर होता है। पहला, उच्चारण स्थान के आधार पर, ठीक है, जो उच्चारण करने का उनका स्थान, उनके आधार पर। वायु संवेग के आधार पर। और फिर तारत्व के आधार पर। दोस्तों, मैं आपको यही सोच रहा हूँ कि आपको बता दूं डिटेल से क्या होता है, फिर इसके बारे में पढ़ने चलते हैं। देखिए, उच्चारण स्थान का मतलब क्या है यार? हिंदी तो इतना कॉमन चीज़ होती है ना, आप थोड़ा सा भी ध्यान दोगे ना, सारे चीज़ तो इसी में छिपे होते हैं। उच्चारण माने क्या? किसी चीज़ का उच्चारण करना, मतलब बोलना। जैसे ये लिखा है हिंदी, तो हम हिंदी का क्या करें? हिंदी के वर्णों का वर्गीकरण, ये हमने क्या किया? उच्चारण किया। तो करा उच्चारण स्थान। तो उच्चारण का स्थान का क्या मतलब? आप सोचो, उच्चारण हम कहाँ से करते हैं? अपने मुख से करते हैं। तो मुख से, मुख के किस तरह से उसको बनाने पर, या किस तरह से हिलाने पर, या वहाँ पे कंठ का आकार क्या होगा, जीभ का, तालू का, दांत का, होठ का, इन सब का प्रयोग हम कैसे करेंगे ना, उसके आधार पर हम वर्णों का क्या करते हैं? पढ़ते हैं कि वर्ड कितने प्रकार के होते हैं। तो उच्चारण स्थान के आधार पर, मतलब कौन सा वर्ड हमारे कंठ से निकल रहा है, गले से, कौन सा हमारा तालू से निकल रहा है, कौन सा हमारे दंत से निकल रहा है, कौन सा ओष्ठ से बन रहा है, ये सारी चीज जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसको बोलते हैं उच्चारण के स्थान पर वर्णों का वर्गीकरण। वायु संवेग के आधार पर क्या होता है? वायु, जो हमारे मुख से जो वायु निकलती है ना वर्ड को बोलने पर, उस वायु का जो रफ्तार होता है संवेग, उसके आधार पर हम डिक्लेयर करते हैं कि कितने प्रकार के होते हैं। और लास्ट में तारत्व।
तारत्व के आधार पर, ठीक है। तो ये तीनों हम लोग बिल्कुल डिटेल से पढ़ने वाले हैं और बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ दोस्तों, अगर एक बार आप पूरा वीडियो देख लेंगे ना तो महारत हासिल हो जाएगा और कोई भी व्यक्ति आपको इसमें पछाड़ नहीं सकता, क्योंकि मैं बहुत डिटेल से सारी चीज़ों को कवर किया हूँ, ठीक है। ठीक है, उच्चारण स्थान के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, तो जब हम उच्चारण के आधार पर पढ़ने जा रहे हैं ना, तो यहाँ पे हमें कुल 2 टाइप से पढ़ना है। कितने कितने आधार पढ़ना है? सबसे पहली बार, और सिंपल सी बात है यार, देखो ये जो टाइप बढ़ते हैं ना, ये इसमें आप कंफ्यूज मत हुआ करो। टाइप किसी चीज़ का क्यों टाइप बनता है? जैसे मान लीजिए मैं इस पार्ट का 1 वीडियो बनाऊं या 2 वीडियो बनाऊं, तो अगर मैं आपके हिसाब से सोचूं, तो अगर आपको मैं आधा पौना 1 घंटा लगातार लेक्चर दे दूंगा, तो हो सकता है आप क्या हो जाएं, बोर हो जाएं, या हो सकता है कि आप उतने टाइम तक मोबाइल में वीडियो ना देख पाएं, ठीक है, कुछ भी। लेकिन अगर मैं छोटे छोटे 2-3 पार्ट बना दूं तो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट होगा, ठीक है। तो बस पार्ट किस लिए बनते हैं? किसी चीज़ का पार्ट, किसी चीज़ का खंड, किसी चीज़ का भेद, ये क्यों बनाए जाते हैं? इसलिए कि चीज़ें आसानी से हम पढ़ सकें। हम क्या अगर स्वर व्यंजन को एक साथ पढ़ लेंगे तो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं यार, सबका अपना अपना हिसाब किताब है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम इसलिए अलग अलग टाइप में पढ़ते हैं ताकि हमारे दिमाग में जो कॉन्सेप्ट हो वो और बेहतर ढंग से क्लियर हो सके, ठीक है। तो बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि स्वर और व्यंजन, तो स्वर और व्यंजन जो हम 2 प्रकार पढ़ते हैं, ये हम किसके आधार पर पढ़ते हैं? तो ये वर्डों के उच्चारण स्थान के आधार पर इसका हम प्रकार पढ़ते हैं, स्वर और व्यंजन, ठीक है। तो स्वर और व्यंजन आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, लेकिन आज आपको बहुत सारी ऐसी बातें मिलेंगी जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे, ठीक है। बात करते हैं स्वर वर्ण के बारे में, ठीक है, कि स्वर वर्ण क्या होता है। तो बचपन से हमें सिखाया जाता है कि स्वर वर्ण क्या होता है, इनका स्वतंत्र अस्तित्व होता है, ठीक है, और इनको मात्रा कहते हैं, ठीक है। और इसके बारे में और कुछ बोला जाता है कि इनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, ठीक है, तो उन्हें हम स्वर वर्ण कहते हैं। तो हमको पता है, उसमें हम ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं, सभी लोगों को पता है, ठीक है। देख लीजिए एक बार, जिन वर्णों का स्वतंत्र अस्तित्व होता है, जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं। इसके अलावा मात्रा भी कहा जाता है इन्हें, मात्रा। और इनकी संख्या कितनी होती है दोस्तों? 11। लेकिन जब आप गिनने जाओगे ना, तो आपको क्या पता चलेगा, जब गिनोगे आप टोटल, तो आपको मिल जाएगी ये 13। गिन के देखो, देखो, अ आ ई ई उ उ ए ऐ ओ औ अंग अह और री। तो 4 चौका रख सकते, ठीक है। तो ये आपको क्या हो जाएगा, बढ़ के मिल जाएगा। तो ऐसे कंडीशन पे क्या हो जाएगा, आप परेशान। तो हकीकत में 11 कैसे आएंगे, यानी 11 से ज़्यादा आ जा रहे हैं। क्यों ज़्यादा आ जा रहे हैं? क्योंकि इसके साथ साथ हम लोगों ने अंग और अह को भी काउंट कर लिया है। क्या समझे? अंग और अह को भी काउंट कर लिया। देखिए कैसे, सबसे पहले आ ये 2 तो आते ही हैं, ई भी आ जाएंगे, उ भी आ जाएंगे, बीच में री होता है, पहले लगाओ बीच में लगाओ कहीं भी, ए होता है और ओ होता है, ठीक है। अंग अह इन दोनों को हम लोग शामिल नहीं करेंगे। क्यों नहीं शामिल करेंगे, अभी आगे बात करता हूं उनके बारे में, ठीक है। तो केवल यही 11 होते हैं, ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं, स्वर वर्ण बोलते हैं। आइए इन 11 के बारे में जानने के लिए ना, इनके और डिटेल में चलते हैं कि इन 11 के पीछे और क्या राज है। तो इसके अलावा हमको पढ़ना पड़ेगा स्वर वर्ण के भेद। तो भेद बिल्कुल, भेद मतलब उसके अंदर जा रहे हैं और देखना चाह रहे हैं कि इन 11 का हिसाब किताब क्या है। अच्छा, क्या मैं बताऊं, आपको सिद्ध कर दूं, अगर आपको ऐसा लगता है कि इनका अस्तित्व स्वतंत्र होता है और कम समय लगता है, तो अभी आप देखेंगे इन्हीं में ज़्यादा समय लगेगा, ठीक है, इन्हीं चीज़ों में ज़्यादा समय लगेगा। फिर आप देखेंगे कि जो स्वतंत्र अस्तित्व की बात किए हैं, यहाँ पता चलेगा स्वतंत्र नहीं होते हैं। जैसे ए ऐ ओ औ, ये 4 ऐसे हैं जिनको और आ की सहायता से मिलकर बनाया जाता है। तो फिर आप कैसे कह रहे हो कि स्वतंत्र अस्तित्व के हैं, ठीक है। तो जो कुछ भी हमने पढ़ा है और अब उसके भी आगे और डिटेल से पढ़ने जा रहे हैं, तो बिल्कुल मत घबराइए, थोड़ा सा इंटरेस्ट लाइए, ठीक है। देखिए, स्वर वर्ण के मुख्य रूप से 2 भेद हैं और कुल मिला के 4 भेद है। तो हमको 4 भेद पढ़ना है, 4 का चारों जितने हैं। एक है देखिए ह्रस्व स्वर, ठीक है, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर और प्लुत स्वर। बहुत आसान है दोस्तों, बहुत बहुत आसान है, ठीक है। आइए बात करते हैं कि क्या है ह्रस्व स्वर सबसे पहले, ठीक है। तो कुछ नोट देख लीजिए पहले। इसके पहले नोट में क्या लिखा हुआ है, नोट कर रहा है कि कुछ विद्वान संयुक्त स्वर और दीर्घ स्वर इन दोनों को जोड़कर एक साथ बोलते हैं और कहते हैं कि 3 ही भेद हैं, मतलब इन दोनों को एक ही मान लेते हैं। लेकिन हमें क्या करना, हमें कुल कितना भेद मानना चाहिए, 4। हमें कुल कितना भेद मानना है, 4 भेद मानना है, ठीक है। तो हम 4 देखने जा रहे हैं कि कौन कौन से। सबसे पहला है दोस्तों ह्रस्व स्वर। तो क्या होता है ह्रस्व स्वर, कह रहा है जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में अत्यंत कम समय लगे, बस यही आप फोकस करिए, जिनके उच्चारण में अत्यंत कम समय लगे वो क्या कहलाते हैं,
ह्रस्व कहलाते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है? 4। उन्हीं 11 की बात कर रहा हूँ, उन्हीं 11 के अंदर से ये 4 इंपॉर्टेंट हैं। इन 4 से क्या होंगे? और लोगों की उत्पत्ति हुई है। मुख्य रूप से कितने हैं? 4। तो जो स्वर बने थे वो कितने मुख्य रूप से थे? सबसे पहले स्टार्टिंग में मूल कितने थे? वो 4 हैं। आ नहीं है। आप ही सोचो, आ का निर्माण क्या अ से नहीं हुआ है? सोचो। फिर आप कैसे कह रहे हो कि स्वर जो है किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होते हैं, स्वतंत्र होते हैं? कैसे स्वतंत्र होते हैं? बिना अ लिखे आ लिख के दिखाओ, बिना छोटी ई लिखे बड़ी ई लिख के दिखाओ, बिना ऊ लिखे बड़ा ऊ लिख के दिखाओ। कैसे कह रहे हैं आप कि नहीं ये स्वतंत्र होते हैं? आप ही सोचो। यानी ये 4 क्या है? मूल है। ये 4 क्या है? मूल है। देखिए, इसीलिए इन्हें कहा जाता है ह्रस्व स्वर को मूल स्वर वर्ण भी कहा जाता है। तो एग्जाम में आपसे पूछता है मूल स्वर वर्ण किसे कहते हैं, और ऑप्शन में क्या देगा? आ ए ओ औ। तो ऑप्शन क्या मारेंगे आप? अ। ठीक है ना? तो ध्यान से, अगर ये चारों आपको याद है, यही से तो क्वेश्चन बनेगा यार, और क्या बनेगा क्वेश्चन? इसी तरह ऑप्शन में क्या करेगा, इसमें से कोई एक दे देगा और बाकी को अलग कर देगा। ह्रस्व स्वर। दीर्घ स्वर क्या होता है? एकदम सिंपल सी बात बता रहा हूं आपको कि ह्रस्व स्वर से दोगुना समय। किससे दोगुना समय? जितना टाइम ह्रस्व में लगा था ना, उससे दोगुना समय लगेगा दीर्घ में। तो अभी हम लोगों ने परिभाषा में पढ़ा था, क्या पढ़ा था? कि जिसके उच्चारण में कम समय लगे उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। और यहाँ देखिए ह्रस्व का ही दुगुना लग रहा है दीर्घ स्वर। तो ये कहीं ऐसा नहीं कि गलत है, उसका कंपैरिजन किया गया है व्यंजन से। किसका किया गया? जो परिभाषा बनी है ना, उसका कंपैरिजन कहाँ से किया गया? उसकी तुलना कहाँ से की गई है? व्यंजन से की गई है। और हम लोग कहाँ पढ़ रहे हैं? हम लोग स्वर के अंदर पढ़ रहे हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। तो ह्रस्व से दुगुना स्वर लगे, टाइम लगेगा कहाँ पे? दीर्घ स्वर में। ठीक है, और इनकी मूल संख्या 3 होती है और कुल संख्या 7 होती है। कुल संख्या 7 कैसे हो गई? देखिए, अभी तक मैंने पीछे बताया था ना, कुछ विद्वान क्या करते हैं, संयुक्त को दीर्घ को मिला देते हैं। तो दीर्घ बेसिकली 3 ही है। दीर्घ कितने? 3 ही है। और जो यहाँ 7 दे रहा है ना, 4 अलग से संयुक्त के आ गए हैं। 4 अलग से कहाँ आ गए हैं? संयुक्त से। और 4 तीन मिला के क्या हो गए हैं? 7 हो गए हैं। तो ये चीजें हैं। ठीक है, तो आप बिल्कुल घबराइएगा मत। तो देखिए, यहाँ से जब हम पढ़े थे अ और आ को छोड़ दिए थे ना, तो क्यों? आ में ज्यादा समय लग रहा था। तो अ जो है ह्रस्व है और आ क्या है? दीर्घ है। ई ह्रस्व है, ई क्या है? दीर्घ है। ऊ ह्रस्व है, ऊ क्या है? दीर्घ है। बात समझ में आ गया? तो यहाँ से हो गया 3। अब बीच में बाउंड्री किसकी थी? री की बाउंड्री थी। तो री तक आके हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो कुल अभी यहाँ तक ऊपर तक कितने हो गए? 7। इसके बाद क्या हो जाएगा? आएंगे हम लोग पढ़ेंगे संयुक्त स्वर के बारे में। अब देखिए क्या होता है, जो स्वर वर्ण दो स्वर वर्णों से मिलकर बने। ध्यान सुनिएगा बात का। स्वर का निर्माण किससे हो रहा है? स्वर का निर्माण स्वर से ही हो रहा है, और उसी लिए हम उसको क्या कर रहे हैं कि संयुक्त स्वर है। देखिए, जैसे संयुक्त व्यंजन होते हैं ना, छ से छत्री, त्र, ज्ञ, स्र, ये 4 होते हैं ना संयुक्त व्यंजन में, उसी तरह संयुक्त स्वर भी होते हैं 4। ठीक है, संयुक्त स्वर भी कितने होते हैं? 4 होते हैं। देखिए कौन कौन से? ए, ऐ, ओ, औ। ये 4 क्या होते हैं? संयुक्त स्वर होते हैं। ठीक है, देखिए कैसे निर्माण होता है मैं बता दे रहा हूं आपको। ए का निर्माण जो है ना, ए, अ या आ, इनमें इससे कुछ किसी में भी क्या हो जाएगा? छोटी या बड़ी का इस्तेमाल हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा। आय में क्या होता है? आ में ये वाला ए आके लग जाएगा, ये वाला, ठीक है ना, ऊपर वाला ये वाला, तो क्या लग जाएगा? ए हो जाएगा। ओ में क्या होता है? आ के साथ छोटा या बड़ा ऊ का इस्तेमाल करेंगे तो ओ बनेगा। और अ में क्या होता है? आ के साथ ओ या औ का इस्तेमाल करेंगे तो क्या बनेगा? औ। दोस्तों आप बिल्कुल मत कंफ्यूज होकर देखिए, यहाँ छोटा ई करिए चाहे बड़ा ई करिए, आ के साथ चाहे छोटा ही लगे चाहे बड़ा ही लगे, हर कंडीशन में क्या बनेगा? ए ही बनेगा। चाहे यहाँ पे छोटा ऊ लगाइए चाहे बड़ा ऊ लगाइए, हर कंडीशन में क्या बनेगा? ओ ही बनेगा। तो एग्जाम में यहाँ से क्या करता है? क्वेश्चन ना फंसा देता है आपको। तो बहुत ध्यान से रीड करिएगा और आप क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, सारे क्वेश्चन आपको हल होंगे। ठीक है, अगर इसका इस्तेमाल करेंगे आ के साथ बड़ा वाला बनेगा, और इसका इस्तेमाल करेंगे तो औ बन जाएगा बड़ा वाला। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? कुछ विद्वान संयुक्त स्वर वर्ण को दीर्घ से साथ जोड़ करके 7 बताते हैं। तो यही जो 4 है ना, और ऊपर का जो हमने 3 पढ़ा था, ये वाला 3, इन्हीं 4 मिला के क्या बोल देते हैं? कुछ लोग 7 बोलते हैं, लेकिन हम लोग क्या करेंगे? अलग अलग पढ़ेंगे भाई। डीप पढ़ लो तो डीप पढ़ो। ठीक है, आइए आगे बातें करते हैं। देखिए, इसके बाद हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों प्लुत के बारे में। किसके बारे में? प्लुत स्वर वर्ण के बारे में। ठीक है ना, प्लुत क्या होता है? ऐसा स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में ह्रस्व से 3 गुना अधिक समय लगे। बाप रे बाप, 2 गुना, फिर क्या आ गया? 3 गुना। 2 गुना लग रहा था तो दीर्घ हो गया, द से दीर्घ, द से दुगुना, और तिगुना लगा तो प्लुत आ गया। ठीक है, प्लुत आ गया। इनकी संख्या 1 होती है, ओम। ठीक है ना, हम लोग पढ़ते हैं ना ओम,
सोचिए कितना अधिक समय लग रहा है, ये एक अलग वर्ड ही है। अब जैसे ओम को तो ऐसे लिखा जाता है नॉर्मली जी, हालांकि इसका इस्तेमाल अब हट गया है, लेकिन संस्कृत के शब्द थे ओम और इसको बोला जाता है प्लुत स्वर वर्ण, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा। तो कितने भेद हमने स्वर में पढ़ लिए, कुल पढ़े 4 भेद, कुछ लोग मानते हैं 3, तो हमें उनसे कोई मतलब नहीं है। हमने पढ़ा, रिवीजन करिए थोड़ा सा, दिमाग लगाइए। हमने पढ़ा ह्रस्व जिसमें सबसे कम समय लगता है, उसके बाद पढ़ा दीर्घ, दुगुना समय लगता है, संयुक्त तो मिला के बनते हैं, प्लुत जिसमें ह्रस्व का 3 गुना समय लगता है, ठीक है। तो इतनी बातें रही। और आगे देखिए कुछ नोट में लिखा है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज उन्हें देख लीजिए आप। कुछ विद्वान प्लुत स्वर वर्ण को जोड़कर हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या कितनी बताते हैं, 12। हमने क्या पढ़ा, स्वर कितने थे, 11 पढ़ा ना। अंग और अह को छोड़ दीजिए, अंग और अह की बात अभी आप मत करिए, ठीक है। पहले क्या देखिए 11 थे टोटल हो, ठीक है। तो ये जो ओम है ना इसको जोड़ लेते हैं। अच्छा आप ही बताओ, किसी हिंदी के वर्णमाला में ओम जुड़ा हुआ देखें आप, नहीं ना, फिर हम क्यों जोड़ें। यानी हमें क्या मानना है, हमें तो भैया 11 मानना है, लेकिन यहाँ बात समझ लेते हैं। कुछ लोग ऐसा कहते हैं, कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि दीर्घ री होता है, इसका इस्तेमाल अब नहीं होता है, और दीर्घ री होता है, री, ठीक है। तो ये दोनों संस्कृत में चले गए हैं, वहाँ से लिए गए थे। अब देखिए धीरे धीरे हिंदी क्या हो रही है ना, जो हिंदी बनी है वो अपभ्रंश से बनी है, आपको पता होगा, आगे पढ़ाऊंगा मैं आपको हिंदी के विकास में जब आऊँगा तो वहाँ बताऊँगा हिंदी का विकास कैसे हुआ है। तो बहुत सारे वर्ड ऐसे हुए ना कि जब अंग्रेज आए, तमाम लोग आए भारत में, तुर्की, फारसी, मुग़ल, उर्दू, मतलब बहुत सारे। तो हमारी हिंदी में क्या हुआ ना, बहुत सारे बाहरी वर्ड आके मिल गए इसमें, और हमारे जो थे वर्ड ना वो समाप्त हो गए। जैसे हम लोग री का सही उच्चारण कर ही नहीं पाते हैं, री का सही उच्चारण हम लोग नहीं कर पाते हैं। हमारे वेदों में लिखा गया था, ठीक है, और री का उच्चारण कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता है, क्योंकि किसी को पता ही नहीं कि री का उच्चारण कैसे किया जाता है, ठीक है ना। ये हम लोग गलत पढ़ते हैं, ऋषि, ये बिल्कुल गलत होता है, ठीक है। हमें भी नहीं पता प्रोनाउंसिएशन, आप अपने टीचर से बात कर सकते हैं, वो भी जब हकीकत में आएंगे तो आपको ये बताएंगे कि उसका उच्चारण कैसे किया जाता है, ये किसी ने बताया नहीं। अच्छा आप ही सोचो, अगर आपको किसी ने ना बताया होता कि इसको 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 अंग पढ़ा जाता है और इसको अह पढ़ा जाता है, अगर आपको किसी व्यक्ति ने नहीं बताया होता तो इसको आप क्या पढ़ते हैं, बताइए क्या पढ़ते हैं आप, नहीं पढ़ पाते। वही हाल है री का। तो री जो है अपभ्रंश में हम पढ़ते हैं उसको री, और री का उच्चारण, सही उच्चारण कोई व्यक्ति नहीं जानता है, ठीक है। तो जोड़कर हिंदी में स्वर वर्णों की कुल संख्या, ये दो जोड़ देते हैं तो 12 के बाद 2 जोड़ के 14 हो जाते हैं। लेकिन हमें क्या करना है दोस्तों, हमें तो 11 ही मानना है, हमें 11 ही मानना है जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। आगे बढ़ते हो दोस्तों। अब बात आती है अंग और अह की। देखिए अंग और अह न तो स्वर माने जाते हैं ना ही व्यंजन माने जाते हैं, न तो स्वर और ना ही व्यंजन। इसीलिए इनको कहा जाता है कि अयोगवाह हैं या नपुंसक हैं। इनको क्या कहा जाता है, ये अयोगवाह हैं या नपुंसक हैं, याद रहेगा आपको। देखिए अंग को कई जगह आपको मिलेगा, अंग को बोला जाता है अनुस्वार। क्या बोला जाता है, पूछेगा अनुस्वार वर्ड किसे कहते हैं तो आपका जवाब क्या होगा, अंग। और अह को बोला जाता है विसर्ग, अह को क्या बोला जाता है, विसर्ग। तो अनुस्वार विसर्ग आपको समझ में आ गया ना, अनुस्वार और विसर्ग, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान दीजिएगा, अनुस्वार और विसर्ग। हालांकि ये ना तो स्वर है ना तो व्यंजन है। सोचिए अंग और अ, देखिए अच्छा देखिए कैसे, देखिए अंग पढ़ते हैं हम लोग, अंग तो अ के साथ न, तो अ हम स्वर में माने और न है व्यंजन में, तो इसको क्या बोले, स्वर बोले कि व्यंजन बोले। तो बोला बिरादरी से भगा दो, ठीक है। ये ना तो स्वर है ना तो व्यंजन है। अह, इसको अह पढ़ते हैं ना, अह नीचे वाले को अह पढ़ते हैं ना, तो अह, तो अ को हम स्वर मानते हैं लेकिन ह को हम व्यंजन मानते हैं। तो हम अब इस कंडीशन में क्या माने, इस कंडीशन में हम कुछ नहीं मानेंगे, उनको न तो स्वर मानेंगे न तो व्यंजन मानेंगे, इसीलिए इन्हें अयोगवाह या नपुंसक कहा गया, ठीक है। अब देखिए हमने पीछे आपको बता दिया कि जो स्वर वर्ड होते हैं उनकी मूल संख्या कितनी होती है, तो 4 होती है, ठीक है। अ, ई, उ और री। एक चीज और याद रखिए दोस्तों, अ को जो है ना, अ को शहीद वर्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शहीद वर्ड भी कहा जाता है। कई जगह आपको मिलेगा अ को क्या कहा जाता है, शहीद वर्ड। क्यों कहते हैं शहीद वर्ड, ठीक है यार, कुछ रटो मत, सिंपल से कहाँ चलोगा। हम पढ़ते हैं क, हम पढ़ते हैं क्या, क। तो जब हम क का संधि विच्छेद करते हैं तो क्या आता है, क पे हलन लग गया तो क आधा हो गया और उसके साथ जुड़ गया अ, तो मिल के क्या बन जाता है, ये वाला क, ठीक है। तो अ लगा कि नहीं, मतलब अ ऐसा है जो सबके साथ आता है। कितने के साथ आता है, सोचिए पूरे के पूरे व्यंजन के साथ आएगा, ठीक है। इसके अलावा देख रहे हैं आप, आ के साथ आया, ए में भी उसका इस्तेमाल हुआ, ओ में भी उसका इस्तेमाल हुआ,
अंग अह में भी उसका इस्तेमाल हुआ। तो कितनी जगह, इसीलिए अ को बोला गया कि अ क्या है, शहीद वर्ड है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। ये हमारा पार्ट 1 होगा। पार्ट 2 में दोस्तों डिटेल से हम व्यंजन वाले टॉपिक को कवर करेंगे। देखिए दोस्तों, दोनों चीजें आप पढ़ने के बाद स्वर और व्यंजन का जब आप वर्णमाला पढ़ के खत्म कर देना, किसी भी एग्जाम का, चाहे वो पीसीएस हो, चाहे वो आईएएस हो, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, यूपी ट्रिपल एस, कोई भी एग्जाम हो, आपको यार ना, देखो कई लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं, टॉपिक वाइज पढ़ते हैं। हम कहते हैं यार कि आप किसी चीज़ की पूर्ण जानकारी रखिए और क्वेश्चन भेज दीजिए अमेरिका के सीनेट से बन के आए, ठीक है, या भेज दीजिए वहाँ ब्रिटेन के पार्लियामेंट से बन के आए। अपने से क्या मतलब, तुम चैप्टर पूछो, तुम टॉपिक पूछो, हम जवाब दे रहे हैं। कहीं से कुछ भी पूछो, पेपर टफ बनाओ, पेपर सरल बनाओ, पेपर ऐंठ के बनाओ, घुमा के बनाओ, टहला के बनाओ, हमसे क्या मतलब है। हमसे जो पूछोगे हम जवाब दे देंगे, ठीक है। तो आप कभी ये सोच के मत पढ़ा करो कि किस एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो। आप पूरी टॉपिक को पढ़िए। जब आप पूरी टॉपिक को पढ़ेंगे तो आपको एग्जाम से डर नहीं लगेगा, और ना ही पूछने वाले से डर लगेगा। आईएएस का क्वेश्चन है तो क्या करें, आईएएस क्वेश्चन है तो खा जाएगा हमको, हाँ, या पीसीएस क्वेश्चन है तो हम डर जाएंगे देख के। ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों। तो आप जब भी पढ़िए, पूरी पढ़ाई करिए, ढंग से पढ़ाई करिए, और फिर पेपर कहीं से भी बने और क्वेश्चन कहीं का भी हो, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका दोस्तों, और इसी तरह आप देखते रहिए वीडियो। थैंक यू सो मच।